Good morning, everyone. Welcome to Navigate Institute channel. My name is Ayush Partner again. इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग बात कर रहे थे बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस के बारे में और हम लोगों ने अंटिल लेक्चर 3 तक ये समझा था इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल साइंस के सिलेबस के अंदर कि किस तरह से हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं डीसी सर्किट्स के बारे में। यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी पोटेंशियल्स क्या होते हैं, करंट कैसे फ्लो होता है सर्किट में, उसकी डायरेक्शन कैसे हम लोग बताते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि एसी दो तरह के सोर्सेज होते हैं, एसी सोर्सेज और डीसी सोर्सेज, जिसको हम एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। हमने उन एलिमेंट को जो पावर कंज्यूम करते हैं, एनर्जी कंज्यूम करते हैं, उन्हें हम क्या कहा था, पैसिव एलिमेंट कहा था। हम लोगों ने जो एक्टिव एलिमेंट है, वन ऑफ द पार्ट जिसको हम डीसी एलिमेंट या डीसी एक्टिव सोर्सेज ग्रुप में जान रहे थे, उनकी टाइप्स को स्टार्ट किया था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में। और मैंने कहा था कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स पढ़ने के पहले हम लोग जानकारी जानना चाह रहे थे हमारे रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस क्या चीज होती है। तो मैंने बताया था रेजिस्टेंस इज बेसिकली अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। ये मैंने आप लोगों से बात की थी। मैंने आप लोगों से बात किया था किस तरह मेरा रेजिस्टेंस मटेरियल पर डिपेंड करता है, इट मींस स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। हम लोगों ने बात की थी ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, ये लेंथ पे डिपेंड करता है। और मैंने आपको एक एग्जांपल वाटर लेके समझाया था कि किस तरह से ये मेरी चीज होती है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट किया था किस तरह टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो एक फॉर्मूला लेके मैंने आपको बताया था हाउ द आईसी कैन बी बर्न के टेम्परेचर अल्फा की वैल्यू कितनी लोएस्ट होना चाहिए सर्किट में, वो बताने की कोशिश की थी। तो आज उसी का हम एक कंटिन्यूएशन पार्ट रखते हैं और मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से टेम्परेचर की जो डिपेंडेंसी है वो डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस पे पड़ती है। और ये बात करेंगे इनके कलर कोड्स के बारे में कि इनके कलर कोड्स कैसे काम करता है। सो स्टार्ट विथ टुडेस लेक्चर, जहां पर कि हम लोग रेजिस्टेंस और टाइप ऑफ सोर्सेस दोनों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, हम प्रीवियस स्लाइड पहले बाद में जाएंगे। सबसे पहले आज मैं आप लोगों को कुछ और चीज समझाना चाह रहा था। डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर, मतलब रेजिस्टेंस की कैसे डिपेंडेंसी है टेम्परेचर पे, वो समझाने की कोशिश कर रहा था मैं आप लोगों को। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था। अब इस चीज में कुछ चीजें ध्यान दीजिएगा। जब हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए हमारा, तो यहां पर सबसे पहले हमें 3 एलिमेंट के बारे में समझना है। सबसे पहले होते हैं हमारे इंसुलेटर्स, सेकंड कंडक्टर्स, और इन दोनों के बीच में आते हैं सेमीकंडक्टर्स। अब इन तीनों की प्रॉपर्टी समझते हैं हम लोग। इंसुलेटर के बारे में हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि मेरे जो इंसुलेटर्स होते हैं दे हैविंग वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस, मतलब ये हमारे इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हमेशा रोकेंगे, इंसुलेट करेंगे। इट मींस कोई भी करंट को अपने अंदर आने नहीं देंगे। इट मींस इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर हमारे जो एटम्स है वो इलेक्ट्रॉन को बहुत मजबूती से पकड़ के रखेंगे और कोई भी इलेक्ट्रॉन को अपने पास से जाने नहीं देंगे। तो हम बोलते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, वेरी हाई होती है। अगली बात करते हैं कंडक्टर के केस में। यहां पर हम बात करते हैं कि हमारा इस पर्टिकुलर कंडक्टर्स में वहां पर हमारा करंट का फ्लो हो रहा है। इट मींस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है। इट मींस हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, हमें ज्यादा से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं फ्लो करने के लिए। इट मींस हम बात कर रहे हैं लो रेजिस्टेंस की वैल्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और इन दोनों की मीडियम की बात, मतलब कि जहां हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस, इन दोनों के बीच की बात करते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की बेसिक प्रॉपर्टी कहती है इट्स पर्टिकुलरली, हम बैंड वैलेंसी के आगे हम बात करेंगे। बैंड वैलेंसी बेसिकली कहती है कि यहाँ पर ना पूरी तरह से रेजिस्टिव एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, ना ये कंडक्टिव एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है इन मीडिएट ऑफ बोथ रेजिस्टेंस और इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में काम करता है, तो हम बोलते हैं मीडियम रेजिस्टेंस। इट मींस हम कभी कभी ये भी कहते हैं कि सेमीकंडक्टर बेसिकली एज ए स्विच की तरह काम कर सकता है। इट मींस इन केस ऑफ कभी सर्किट में आपने कोई भी फ्लोइंग, आपने बेसिकली तौर पे कोई भी सप्लाई नहीं दी है, तो एज ए इंसुलेटर की तरह काम करेगा। और जब उसको सप्लाई दे दी तो एज ए कंडक्टर की तरह काम करेगा, एज ए स्विच की तरह काम करेगा। तो इसके बेसिक प्रॉपर्टी को हम लोग हमारे एक
ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको, जहां पर कि इसके आउटपुट या वाई एक्सिस के ऊपर में यहां पर आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू को रखना स्टार्ट करता हूं और इसकी एक्स एक्सिस के ऊपर में टेम्परेचर का रखता हूं एज ए इनपुट के तौर पे। ठीक है, ये एक डायग्राम बनाते हैं, नीचे और ऊपर बस रेजिस्टेंस का होगा, ध्यान दीजिएगा यहां पर माइनस आर रहेगा और यहां पर प्लस आर की वैल्यू रहेगी। माइनस आर का मतलब ये रहेगा कि आपका सिस्टम में नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट या पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रहेगा। इसकी हम थोड़ी चर्चा करके समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको, तो इसको थोड़ा समझिएगा दोनों की प्रॉपर्टीज को कंसोलिडेट करके। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसुलेटर्स के बारे में। इंसुलेटर्स में मैंने आपको जैसे बताया कि इंसुलेटर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, कभी सिस्टम में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए गए हैं और ऐसे एलिमेंट को मैंने वहां पर टेम्परेचराइज करा है। एग्जांपल समझिएगा कि ये मेरे पास में कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन फिट है, ठीक है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन की अपने पास से जाने नहीं दे रहा है ये। अब क्योंकि इसको जाने नहीं दे रहा है तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जा रहे हैं इसके अंदर। तब इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम क्या करना चाह रहे हैं, यहां पर हम लोग कुछ हीटिंग वेवफॉर्म्स देना इसको स्टार्ट कर दिया। इट मींस कुछ हीट हमने दे दी। इस हीट से क्या हुआ, इस पर्टिकुलर जो मेरे पास इंसुलेटर है इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। जैसे आप क्या करते हो, कोई चीज को गर्म करते हो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो समझिए कि कभी मेरे पास ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल है जहां पर कि इलेक्ट्रॉन को उसके एटम ने पकड़ के रखा हुआ है, एटम ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा हुआ है। तो जैसे हम यहाँ से हीट देते हैं तो क्या करेंगे कि नेसेसरी या सफिशिएंट मेरे पास हीट मिलना चालू हो जाएगी मेरी किसको, एटम को, जिसके कारण कि इलेक्ट्रॉन एटम को छिटक के बाहर आना चालू हो जाएगा। तो इन केस कहें कि कभी इस तरह का सिस्टम हो जहां पर कि सर्किट के अंदर हमने इस सर्किट को कुछ न कुछ सप्लाई दे रखी है, मगर सप्लाई देने के बावजूद यहाँ सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है और आपने क्या करा, कुछ हीटिंग तरीके से, हो सकता है कि उसके पास में आपने हीटर रख दिया हो, कोई भी ऐसी चीज रख दी जो उस इंसुलेटर को टेम्परेचर बढ़ा रही है और आपने इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ है। तो कुछ समय के बाद हुआ कि सफिशिएंट हीट पाके, हम जानते हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए होता है, कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर हमारे एनर्जी चाहिए होती है अपने पास छिटकने के लिए। तो जैसे ही यहाँ से कुछ एनर्जी निकली और अपने इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर हुआ तो यहाँ से कुछ न कुछ तुम्हें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स दिखना चालू हो जाएंगे जो कि इन एटम से बाहर निकले हुए हैं। ठीक है, और जैसे जैसे हीट देते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते जाएंगे। तो हम यहाँ पर ये बात करते हैं, बहुत ही प्रोमिनेंटली से बात करते हैं यहाँ पर हम लोग कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मेरे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है मेरे कहां से इंसुलेटर से वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये बात कहना हम चालू करते हैं। और मैंने आपको बताया था फ्री इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज होने का मतलब ये है कि सिस्टम के रेजिस्टेंस कम हो रहा है या फिर सिस्टम की कंडक्टिविटी बढ़ रही है। हम लोग बात करते हैं इट जी को हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं कंडक्टिविटी से, तो कंडक्टिविटी बढ़ रही है और आर की वैल्यू मेरी घटती जा रही है। इट मीन्स हम इंसुलेटर में बात करते हैं, कभी इसको डायग्रामेटिक व्यू से मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको मैं कि यहां पर मैं कभी टेम्परेचर राइज करता हूं तो इसका रेजिस्टेंस घटेगा या कम होना चालू होगा। तो एक इसका ये डायग्राम बनता है, ये इट इज फॉर इंसुलेटर। जहां हम बात करते हैं कि मेरा सिस्टम के अंदर टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जा रही है, नेगेटिव रीजन में जाती जा रही है, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कभी ये बात आप लोगों को समझ में आती है तो हम नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। सेकंड है हमारे पास में कंडक्टर्स। अब कंडक्टर का बहुत ही अजीब सा मामला है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। हम एटम्स के अंदर ही बात करते हैं, कंडक्टर्स के अंदर ही बात करते हैं कि सर यहाँ पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से मौजूद हैं इस सर्किट में घूमने के लिए, ठीक है। अब कभी आपने इस ऐसे सर्किट को हीट करना स्टार्ट हुआ तो क्या होगा, पॉसिबली व्हाट शुड बी हैपन, इट मींस वापस आपने कुछ हीटिंग दी यहां पर इसको, ठीक है। अब हीट देने से क्या हुआ, इसका टेम्परेचर बढ़ना चालू हो गया। तो सर पहले से इलेक्ट्रॉन निकले हुए और कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो बोलते हैं कि हम किसी इलेक्ट्रॉन को
कभी कोई नेसेसरी एनर्जी देते हैं, तो अभी नेसेसरी एनर्जी दे रहे हैं किस फॉर्म में, हमारे वोल्ट्स के फॉर्म में, तो वो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब पहले ही मेरे पास इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, तो क्या करेगी, हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स चार अलग अलग तरीके से अपना मूवमेंट करते हैं। पहला मूवमेंट लीनियरली मूवमेंट करते हैं, दूसरा मूवमेंट क्या होता है मेरा, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, और तीसरा मूवमेंट वर्टिकल मूवमेंट होता है, और दूसरा हम बोलते हैं कि फ्री ऑसिलेशन का मूवमेंट होता है, अपनी जगह के आसपास ही वो ऐसे घूमते रहते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि सॉरी, एक है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, एक है वर्टिकल मूवमेंट, एक होता है मेरे पास में ऑसिलेटरी मूवमेंट, और एक होता है कि अपने स्पिन के आसपास ही वो बार बार ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो हमें बात करते हैं कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में कभी हीट हमने यहाँ पर दे दी है, तो इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ना करते, मतलब आगे की तरफ मूवमेंट ना करते हुए अपनी ही जगह पे स्टैटिक रह के कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे ही वो घूमते रहते हैं। तो इस कारण हमें बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने जगह पर ही रह के ऊपर और नीचे ही मूवमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्योंकि इसका कोई भी आगे मूवमेंट नहीं हो रहा है, इट मीन इसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे स्टैटिक हो गए हैं, इसका फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक गया है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पूरी तरह से रुक चुका है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक चुका है तो उसकी कंडक्टिविटी कम हो गई है और रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई है, इस जगह से हम कहते हैं यहाँ पर। सो वी कैन से कि यहां से G की वैल्यू मेरी कम हो चुकी है और R की वैल्यू बढ़ चुकी है। ठीक है, तो यहां से बोलते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब कंडक्टर के केस में कहते हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहाँ it means it have a पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इट हैव ए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इस कारण मैंने आप लोगों को पिछली बार वाले आईसी वाले एग्जांपल में भी आपको समझाया था मैंने, कि सिस्टम में टेम्परेचर बढ़ता है तो ना सिर्फ रेजिस्टेंस बढ़ेगा मेरे सर्किट में, उसके अलावा वहां पर जाने वाला करंट की फ्लो कम होगी। करंट की फ्लो से क्या होगा कि आपका सर्किट काम करना बंद कर देगा, करंट नहीं होगा तो काम ही नहीं कर पाएगा। तो इस कारण हम बोलते हैं आईसी में भी डैमेज हीटिंग कारण भी हो सकता है, मगर परमानेंट से बात करते हैं कि हमारा कोई भी करंट नहीं जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है तो उसकी वर्किंग खराब हो जाएगी। ठीक है, और इन दोनों के बीच में होता है इंसुलेटर का, जो कि बोलता है कि जिसकी प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच में होती है, और कुछ इंसुलेटर कुछ यहां पाया जाता है। ठीक है, दैट्स हाउ द डायग्राम बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर शुड बी मेड। इस तरह से हमारा टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में डायग्राम बनता है हमारा। सो कभी हमने डायग्राम समझ चुके हैं, तो नेक्स्ट चीज पे हम लोग पहुंचते हैं, दैट इज हमारा रेजिस्टेंस बैंड कोड के बारे में बात करते हैं, जहां पर कि हम बात करते हैं कि आपके पास में प्रॉब्लम से हम जब समझाने की कोशिश करते हैं इसे, कि हमारे जो रेजिस्टेंस होते हैं ये वेरिएबल तरीके से पाए जाते हैं। इट मीन्स आप लोग देखोगे रेजिस्टेंस हर जगह हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके शूज जो होते हैं, जहां पर कि चमड़े के शूज हो सकते हैं, या फिर आपके प्लास्टिक जो होता है, लकड़ी होता है, दे आर द गुड रेजिस्टेंसेस, जहां पर कि आपका दे आर द बैड कंडक्टर्स बट दे हैविंग गुड रेजिस्टेंस, जहां पर कि कंडक्ट आसानी से करंट फ्लो नहीं करता। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस को भी ऐसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के रूप से समझते हैं। तो कई तरीके के रेजिस्टेंस हमारे पाए जाते हैं। कुछ रेजिस्टेंस हम वायर के रूप में बना सकते हैं। ठीक है, कई वायर को हम क्या करते हैं, आप लोगों ने रियोस्टेट के फॉर्म में बात करते हैं कि एक मेरे पास में इंसुलेटिंग मटेरियल है, उसके आसपास में हम रेजिस्टेंस को ब्रोकन करके उसके ऊपर और हम लोग कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल डाल के कर सकते हैं, इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस बना सकते हैं। उसको हम सिरामिक टाइप रेजिस्टेंस भी हम एक और टाइप होता है उसके अंदर, जहां पर कि हम बात करते हैं कि एक कुछ मटेरियल को अलग अलग तरह के सिरामिक मटेरियल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, उन सिरामिक मटेरियल्स को कंसोलिडेट करके एक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि क्या करेगी, आपको अपोजिशन ऑफर्ड करेगी करंट को। तो इसी तरह के कुछ जो हमारे सिरामिक रेजिस्टेंस होते हैं, क्या होते हैं, सिरामिक रेजिस्टेंसेस होते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को इकट्ठा करके सॉलिडिफाई करके हम बनाते हैं। उस तरह के जो मेरे मटेरियल्स होते हैं या उस तरह के मेरे जो रेजिस्टेंसेस होते हैं, उनकी हम आज हम कलर कोडिंग प्रॉपर्टीज चेक करने वाले हैं। अब ये जानना क्यों जरूरी है टॉपिक,
ये जानना इसलिए जरूरी है कि कई बार हमें हमारे जो हमारे लेवल 3 या लेवल 4 की जो हमारी एग्जाम्स होती हैं, जहां पर कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन इस कलर कोड में पूछे जा सकते हैं। तो एक टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए है बहुत छोटा सा, क्योंकि छोटा टॉपिक है तो कई बार क्वेश्चन बनने की चांसेस होते हैं, इसलिए है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी कलर कोडिंग जरूरी क्या होती है। नॉर्मल रूप से कभी हमें रेजिस्टेंस को नापना हो या मेजर करना हो तो हमारे पास मल्टीमीटर्स होते हैं जिनकी मदद से हम डायरेक्टली रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। मगर हमारे पास जो सिरामिक टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं, दे वेरी स्पेशल टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, जहां पर कि हम उनके सिर्फ कलर को पहचान के उनके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है वो उनको हम मेजर कर सकते हैं बिना मल्टीमीटर की सहायता से। मतलब मल्टीमीटर नहीं भी हो तो भी उस कलर कोड को आप प्लस और माइनस करके आप क्या कर सकते हो, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरह की कलर कोडिंग की फिनोमिना को समझाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर मैं आपको। जहां पर हम लोग ये बात कर रहे हैं, यहां पर कुछ चीजें समझने की कोशिश करेगा। एक होते हैं बैंड्स, बैंड 1, बैंड 2 और बैंड 3, ठीक है। एक और चीज होती है जिसका नाम है मल्टीप्लेक्सर्स या मल्टीप्लायर्स, और एक बोलते हैं टॉलरेंस की वैल्यू। अब मैं एक एक चीज के बारे में थोड़ा समझाना चाहूंगा और इनका मतलब क्या होता है रेजिस्टेंस कोडिंग में, ये समझाने की कोशिश करूंगा। अब यहां पर जब बात करूं रेजिस्टेंस की, टच के सेंस की बात करूं, तो मेरे जो रेजिस्टेंस पाए जाते हैं, सिरामिक टाइप रेजिस्टेंस पाए जाते हैं, ये अलग अलग बैंड में पाए जाते हैं। बैंड का मतलब क्या होता है, कितने अलग अलग मटेरियल आपने इस्तेमाल किए उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को बनाने के लिए। तो मेरे कहीं अलग अलग तरह के बैंड पाए जाते हैं। कहीं जगह 3 बैंड का रेजिस्टेंस मिलता है, मतलब कि 3 मटेरियल को मिला के आपने एक रेजिस्टेंस बनाया, या 4 बैंड बोले तो 4 मटेरियल को मिला के एक रेजिस्टेंस बनाया। 5 बैंड मीन्स 5 मटेरियल को मिला के एक रेजिस्टेंस बनाया। तो बैंड से डिपेंड करता है, बैंड का मतलब बेसिकली होता है कि कितने रेजिस्टेंस का आपने इस्तेमाल किया है। यहां पर एक एग्जांपल आप लोग देख रहे हैं, दिट इज एग्जांपल ऑफ बेसिकली 5 बैंड रेजिस्टेंस, ठीक है। ऊपर जो एग्जांपल आप लोग देख रहे हैं, अब इस एग्जांपल में थोड़ा देखिएगा। अब इस 5 बैंड रेजिस्टेंस का मैं एग्जांपल है जहां 5 पर्टिकुलर मटेरियल को इस्तेमाल करके एक रेजिस्टेंस बनाया गया। अब बेसिक इसके मैं बैंड्स को पहले समझाने की कोशिश करता हूं कि कौन सा बैंड क्या बता रहा है। ध्यान दीजिएगा, हाथ में कभी बैंड रेजिस्टेंस को हम कभी न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं तो सबसे आखिरी का बैंड हर समय हमें रिप्रेजेंट करेगा उसकी टॉलरेंस, ठीक है। लास्ट वाला हर समय का रिप्रेजेंट करेगा टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या है, लेट अस अज्यूम आप किसी मार्केट में गए, आपने कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट मुझे बनाना हो, जहां पर कि मुझे 100 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। तो मैं सेलर के पास जाऊंगा, उसे कहूंगा कि 100 ओम का रेजिस्टेंस दे। तो हो सकता है कि जब वो 100 ओम का रेजिस्टेंस दे तो उसकी वैल्यू कभी आप मल्टीमीटर से मेजर करो तो वो 100 ओम ना मिलते हुए 105 ओम मिल जाए। या हो सकता है कि जब मल्टीमीटर से उसे आप मेजर करो तो हो सकता है कि 95 ओम भी मिल जाए, या हो सकता है 98 ओम मिल जाए। आप तो क्या कहते हैं एग्जैक्ट वैल्यू लाने, मगर क्या होता है, ये गलती आपके जो सेलर है उसकी भी गलती नहीं है। ये आपका प्रॉब्लम नोट से पहले से बता दिया जाता है, किसके द्वारा, मैन्युफैक्चरर के द्वारा। मैन्युफैक्चरर बताता है कि मैंने जो मटेरियल बनाया है वो तो बेसिकली 100 ओम का ही बनाया था, मगर हो सकता है कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस के दौरान मेरा जो वैल्यू है वो कम या ज्यादा भी हो सकता है, ड्यू टू सम सराउंडिंग जो मेरे पास में उसी कारण। तो कुछ परसेंटेज वैल्यू देता है कि कितनी कम या ज्यादा हो सकती है, परसेंटेज की टर्म में देता है। इट मीन हो सकता है कि आपको बोले कि 10% की वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है 100 ओम के रेजिस्टेंस के अंदर। 10% की वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है, इट मीन्स ये बोल रहा है कि या तो इसकी वैल्यू 90 और 110 के बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी। क्या कहना चाह रहा है, ये फिक्स है कि ये जो रेजिस्टेंस है 100 ओम का भी हो सकता है, मगर इसकी वैल्यू 90 ओम से कम नहीं होगी और 110 से ज्यादा नहीं होगी। ये कौन बोलता है, आपका मैन्युफैक्चरर बोलता है। और ये जो पर्टिकुलर जो बैंड लिमिट देता है उसको बोलते हैं टॉलरेंस। क्या बोलते हैं इसे, टॉलरेंस कहते हैं। और ये टॉलरेंस होता है हर एलिमेंट, मतलब डिपेंड करता है कि आपने कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल किया है, उसके बेसिस के ऊपर बहुत सारी चीज डिपेंडेंसी करती है। तो यहां पर आपको ये टॉलरेंस की लिमिट दे दी जाएगी, इसको मैं समझाता हूं मैं धीरे से। सेकंड चीज यहां पर एक और है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फैक्टर्स। इट मीन्स हम जब अलग अलग कलर कोड्स की बात करेंगे तो इसके सेकंड लास्ट जो मेरे पास में होगा एलिमेंट्स,
ये असल में मल्टीप्लीकेशन बताएगा। इट मीन्स कोई एलिमेंट का बैंक की वैल्यू 0 है तो 10 का 0, इट मीन्स पावर की टर्म में बताएगा कि 10 की पावर कितनी है, इसके टर्म से बताना चालू करेगा। ओके, अभी इनिशियली 3 बैंड या 2 बैंड जो शुरुआत के हैं, ये आपको बताएंगे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज। क्या बताएंगे? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज। अभी कैसे होता है, अब मैं यहां से थोड़ा समझाता हूं, यहां से मैं आपको, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या होती है ये भी समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए, लेट अज्यूम आपके पास में एक डायग्रामेटिक व्यू है। इस डायग्रामेटिक व्यू जो मेरा 5 बैंड का रेजिस्टेंस है, वहां पर कलर कौन कौन से दिख रहे हैं वो देखेंगे आप लोग। सबसे पहला कलर दिख रहा है रेड, सेकंड कलर दिख रहा है ऑरेंज, थर्ड कलर दिख रहा है येलो, ठीक है। फर्स्ट कलर है मेरे पास, सेकंड कलर है मेरे पास, थर्ड कलर है मेरे पास, फोर्थ कलर है मेरे पास ग्रीन, और मेरे पास में फिफ्थ कलर है वो है मेरे पास में ब्लू, ठीक है। ओके, सबसे पहले मैं, अब ये जो मैंने कलर कोड्स होते हैं बेसिकली मेरे पास में यहां पर ये 10 कलर कोड्स होते हैं, 2 एक्स्ट्रा टॉलरेंस के, 10 + 2 12 अलग अलग तरह के मेरे पास कलर्स होते हैं। इन 12 कलर्स या 12 अलग अलग तरीकों से जो मेरे एलिमेंट्स बने होते हैं उनके रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी यहां पर हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपने जो एलिमेंट ले रखा उसका वैल्यू वो हो। लेट अस जूम, अब यहां बात कैसे करते हैं, कलर्स को ध्यान दीजिएगा, जो भी मेरा कलर रिप्रेजेंटेशन होता है उसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला कलर होता है ब्लैक, उसके बाद होता है ब्राउन, थर्ड कलर होता है रेड, अगला कलर होता है ऑरेंज, अगला कलर होता है येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ग्रे, व्हाइट, गोल्डन, सिल्वर, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका क्या, ठीक है। इसको याद करने का तरीका बहुत ही फेमस तरीका है, जिसको आप लोग कहीं जगह लिख सके तो प्लीज लिख लीजिए, ठीक है। इसको लिखते हैं बीबी रॉय, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। यहां पर ये पर्पल ना आते हुए असल ये वॉयलेट, इसको आप वॉयलेट भी लिख सकते हैं, यहां पर हर कभी कभी जगह वॉयलेट भी हमारा आता है, ठीक है। पर्पल है वॉयलेट, ठीक है। वेरी गुड वाइफ, ठीक है। ये पर्पल बहुत कम जगह होता है, असल में वॉयलेट ही कलर्स को हम लोग बोलते हैं, पर्पल नहीं कहते हैं हम लोग, उसे वॉयलेट कलर कहते हैं यहाँ पर लोग। तो वेरी गुड वाइफ, तो प्लीज इसका शॉर्ट फॉर्म है, कभी आपको याद करना हो कलर कोड को, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। और हमारे गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं बेसिक टॉलरेंस होते हैं, उसकी याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने अब इसको याद, इसको बताएंगे कैसे, इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे इस कलर कोड के इस्तेमाल का। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉलरेंस की। टॉलरेंस में आपको दे रखा है यहाँ पर ब्लू कलर, ठीक है। कभी गोल्ड और सिल्वर देते तो अलग बात है, मगर सबसे पहले ब्लू है। सबसे पहले आप ब्लू कलर के ऊपर जाएंगे, इसका टॉलरेंस लिमिट देखेंगे 0.25 लिखा हुआ आपके पास में, तो आपने यहाँ पर 0.25 का टॉलरेंस लिमिट लगा दिया है, प्लस और माइनस के अंदर आपने, ओके। इसके बाद आपके पास में मल्टीप्लायर फैक्टर के फॉर्म में ग्रीन है आपके पास में, फोर्थ कलर जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर। तो आप ग्रीन कलर को आप देखेंगे, ग्रीन कलर का पहले बात करें, ग्रीन कलर कौन से नंबर पे आ रहा है, तो 0 1 2 3 4 5 फिफ्थ नंबर पे आ रहा है, तो 10⁵ होगी इसका मल्टीप्लायर फैक्टर। तो यहां पर आपने आ गया, तो यहां लिखोगे 0.25 प्लस माइनस 10⁵, तो ये आ गया आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब हम बात करें आगे के अलग अलग कोड्स की बात करें। सबसे पहला कोड है रेड, तो रेड की बात करो तो यहां से नंबरिंग लिखो 0 1 2, कौन सा नंबर है, सेकंड नंबर पे है तो 2 पहले लिखो। फिर कौन सा है आपके पास कलर, ऑरेंज है तो नंबर लिखो 0 1 2 3। थर्ड कलर है तो लिखो फिर 2 3, ठीक है। फिर अगला कलर कौन सा है, तो आपके पास में येलो कलर है, तो कौन सा कलर है, 4 है, तो आ जाएगा 2 3 4 10⁵ प्लस माइनस 0.25%।
अब ये तो मैंने आपको किसके बताया, 5 बैंड रेजिस्टेंस के बारे में बताया। इसी तरह से आप बात कर सकते हैं 4 बैंड के कलर के बारे में। तो सबसे पहले आप एक कलर देखो, ये कलर कौन सा है, ठीक है। अब एक कलर कौन जांच करो, तो अब एक कलर दिखाई देगा कि सर ये कलर कौन सा है, ग्रीन कलर है सबसे पहले हमारे पास टॉलरेंस के अंदर। अब एक ग्रीन कलर की बात करें तो ग्रीन कलर का जो टॉलरेंस हमें दिखाई दे रहा है 0.5% दिखाई दे रहा है, ठीक है, 0.5% टॉलरेंस दिखाई दे रहा है। अब बात करें आगे की बैंड की, 4 बैंड है तो एक टॉलरेंस जाएगा, एक मल्टीप्लायर जाएगा और बाकी के दो मेरे क्या बताएंगे, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंटेशन करेंगे यहाँ पर। तो मेरा येलो मेरे पास में क्या है, इसका मल्टीप्लायर फैक्टर बताएगा, तो बताएंगे 0 1 2 3। तो थर्ड नंबर पे मेरा क्या आ चुका है यहाँ पर ऑरेंज, और फोर्थ नंबर पे मेरा येलो आ चुका है। तो 4 की वैल्यू मेरे पास n है, 4 की वैल्यू क्या है, n है। तो यहाँ पर 10⁴ की मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गई मेरे पास में। ग्रीन आ गया है, येलो आ चुका है, अब मेरे क्या बचा, रेड और ऑरेंज बचा है मेरे पास में। रेड की वैल्यू कितनी है 2 और ऑरेंज की वैल्यू कितनी है 3, तो ये आ जाएगा 23। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, 23 10⁴ प्लस माइनस 0.5 ओम, ठीक है। इस तरह से हम वैल्यू का रिमार्केबली टॉलरेंस निकाल सकते हैं किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू के अंदर। मैं इसके बाद आप लोगों को कुछ वर्कशीट आप लोगों को आप लोग प्रोवाइड करूंगा आपके वही ऐप के अंदर, तो प्लीज इसको सॉल्व करके ले आएगा, जो कि बेसिकली कलर बैंड के ऊपर हमारे होंगे, ठीक है। चलिए, कभी ये चीज कंप्लीट हो चुकी है, हमने रेजिस्टेंस के बारे में अधिकतर जानकारी ले ली है। आगे इसके बारे में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हमारे पास में आता है पढ़ने को, मगर इसको मैं तब स्टार्ट करूंगा जब हम केवीएल केसीएल पढ़ाएंगे। अभी मैं इसको स्टार्ट नहीं करूंगा, जब हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से स्टार्ट करूंगा तब मैं रेजिस्टेंस की बात जरूर करूंगा, अभी नहीं, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ सोर्सेस। इन टाइप ऑफ सोर्सेस में बेसिकली हम किसकी बात कर रहे थे, डीसी सोर्सेस की बात कर रहे थे हम लोग। और डीसी सोर्सेस में मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसिकली दो तरह के सोर्सेस होते हैं, एक होते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स, एक होता है डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्सेस के बारे में मैंने आपको बताया था, डिपेंडेंट सोर्सेस वो सोर्सेस होते हैं जो कि मेरे किस पर डिपेंड करते हैं, मेरे सर्किट के पैरामीटर पर डिपेंड करते हैं कि वहां पर करंट की वैल्यू है या वोल्टेज की वैल्यू है। और इंडिपेंडेंट सोर्सेज जैसे किसी भी तरह के पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट सोर्सेस। और एक बताया था मैंने आपको सेकेंडरी, इट इज डिपेंडेंट सोर्स। इन दो सोर्सेस के बारे में बताया था। हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट सोर्सेस के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। जब हम लोग इंडिपेंडेंट सोर्सेस के बारे में जानकारी स्टार्ट करते हैं तो बोलते हैं दे शुड बी फर्दर डिवाइडेड इनटू आइडियल सोर्स, और एक और को बोलते हैं हमारा प्रैक्टिकल सोर्स। फर्स्ट इज आइडियल सोर्स, सेकंड इज प्रैक्टिकल सोर्स। जब हम लोग आइडियल सोर्सेस की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हम लोग, तो आइडियल सोर्स बेसिकली प्रैक्टिकल सोर्सेस से ही निकल के आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकल सोर्सेस की बात करें। प्रैक्टिकल सोर्सेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू वोल्टेज सोर्स डिवाइड एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स डिवाइसेस, ठीक है। आइडियल और प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है समझाने की कोशिश। प्रैक्टिकल सोर्सेस वो होते हैं जो हम प्रैक्टिकल रूप से हमारे लैब्स के अंदर या किसी जनरेशन के अंदर डेवलप करते हैं, वो हमारे प्रैक्टिकल सोर्स होते हैं। आइडियल सोर्सेस वो होते हैं जो कि हम लोग बना नहीं सकते मगर उसकी समझ रख सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, जो कि हमारे एज ए ह्यूमन बिहाफ पे एनर्जी सेविंग के लिए बहुत अच्छा हो, ठीक है। वो क्या होता है थोड़ा बाद में समझते हैं। सबसे पहले हम प्रैक्टिकल सोर्सेस की बात करें, जहां पर कि सबसे पहला पार्ट में आप लोगों को ले रहा हूं वोल्टेज सोर्स, और वहीं से मैं आपके दोनों सोर्स लूंगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल
करंट सोर्स। मैं दोनों के बारे में समझाने की वन बाय वन कोशिश करूंगा। ठीक है, हम दोनों चीजों को एक साथ लेंगे। यहाँ पर हम लोग आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, दोनों को वन बाय वन एक साथ उठाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग वोल्टेज सोर्स की बात कर ले, हम लोग जो कि प्रैक्टिकल और करंट सोर्स के रूप में दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, एक बार ध्यान दीजिएगा, मेरे जो जितने भी वोल्टेज सोर्सेस होते हैं, ये जो मेरे वोल्टेज सोर्स बेसिकली इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये वोल्टेज हमारा जनरेट करते हैं और करंट मेरा इनका क्या होता है, इनपुट होता है, इन फॉर्म। अब इस चीज क्या है, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब ये हमें कहते हैं कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का मतलब सबसे पहले समझ लें यहाँ पर कि मेरे पास में कोई रेक्टिफाइड, यहाँ पर मेरे पास में डीसी सर्किट है। रेक्टिफाइड डीसी सर्किट मतलब एसी टू डीसी मैंने कन्वर्ट करके मेरे पास कोई डीसी आउटपुट लेके आया हूं, जिसका अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है, खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है। और कभी इसके टर्मिनल पॉइंट्स से मैं ए और बी मेरा टर्मिनल पॉइंट है, मतलब जहां से तुम लेटर तुम आपके स्विच बोर्ड होते हैं ना, तो स्विच बोर्ड के वहां पर क्या करते हो, दो पॉइंट होते हैं जहां पर आप अपने स्विच लगाते हो, कोई भी आपके सोर्सेस होते हैं उसके। वो मान लो कि वो तुम्हारा ए पॉइंट जहां से फेज लगा रहा हो ए है और न्यूट्रल पे तुम्हारा बी है। ए और बी तुम्हारे पास में कोई टर्मिनल पॉइंट है जहां पर की वोल्टेज की वैल्यू तुम्हारे पास में कैपिटल वी है और जो तुम्हारा सोर्स है उसकी वैल्यू है कैपिटल ई है। ठीक है, ये आप मान के चल रहे हो। और आपने कहा है कि यहां पर मेरे पास में एक रजिस्टिव सोर्स है, वेरिएबल लोड सोर्स है, जो आपने यहां पर लगाया है आर एल। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं, इस पर डिपेंडेंसी करती है कि आपने किस तरह का लोड सोर्स लगा है, उस पर डिपेंडेंसी करती है कि आपका सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। इट मींस आपका करंट एज ए इनपुट है और वोल्टेज जो है ना वो आपका एज ए बेसिकली आउटपुट के फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। ठीक है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना यहाँ पर करंट की वैल्यू होगी। और यहीं से हम लोग एक बात करते हैं जिसको बोलते हैं ओम का नियम, दैट इज V is directly proportional to I। जहां पर बात करते हैं V मेरा आउटपुट है और I मेरा क्या है, इनपुट डिवाइस है। जैसे जैसे करंट की वैल्यू मेरी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे मेरा सिस्टम का इनपुट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो आउटपुट है, जो कि वोल्टेज में अप्लाई कर रहा हूं, उसकी वैल्यू मेरी बढ़ती जाएगी। सर्किट में बात करता हूं यहां पर मैं। ठीक है, ठीक है, इस बिलोंगिंग से हम लोग ओम्स लॉ लगाना स्टार्ट करते हैं। मगर हम जब प्रैक्टिकल सोर्स की हम बात की जब करते हैं, तो प्रैक्टिकल सोर्स को कभी आप देखोगे तो इसका मतलब ये होता है कि कभी लेटर जो यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाए जो कि मेरे किसी लोड की तरफ जा रहा है। तो मैं कभी इस वोल्टेज सोर्स के वैल्यू के बारे में बात करूं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, कि वोल्टेज V कितना मुझे मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज, जो फॉर्मूला बोलता हूं बाय यूजिंग केवीएल इक्वेशन, तो E माइनस आई आर इंटरनल। इट सेंस से कहेगा कि जैसे जैसे आपके करंट की वैल्यू कुछ चेंज होगी, वैसे वैसे आपका मतलब जैसे जैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे आपका जो वोल्टेज V है टर्मिनल के ऊपर, उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। कैसे होगी, तो इसको मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं। देन वी मेक अ स्मॉल डायग्राम, तो समझेगा। एज्यूम करिए कि जो E की वैल्यू है, इट विल बी ऑलवेज बी कांस्टेंट टू बी 10 वोल्ट, ये एज्यूम करके चलिए। रेजिस्टेंस की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 1 ओम लेके चलिए, दैट शुड बी आल्सो अ कांस्टेंट वैल्यू। नाउ अब हम एक डायग्राम, अब एक इक्वेशन बनाते हैं जहां पर कि मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मेरी करंट आई की वैल्यू जो मेरे एज ए इनपुट की तौर पे काम कर रही है, और वोल्टेज भी जो मेरा एज ए आउटपुट या फिर मेरे टर्मिनल वोल्टेज रूप में काम कर रहा है, उसमें डिफरेंस क्या आएगा। इनिशियली कभी करंट की वैल्यू जीरो है कि कोई भी लोड नहीं लगाया मैंने, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू कभी जीरो होगी, तो जितना वोल्टेज V है, जितना वोल्टेज E है, उतना ही वोल्टेज V हो जाएगा और यहाँ पर 10 वोल्ट लिखा जाएगा। ओके, अब लेट अस करंट की वैल्यू उठ के 0.5 एम्पियर होगी।
जैसे यहाँ पर करंट की वैल्यू 0.5 एम्पेयर हो चुकी है, तो यहाँ पर 1 इंटू 0.5 और 10 से माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, V की वैल्यू 9.5 हो जाएगी। अगली कभी वैल्यू मैंने 1 एम्पियर रखी तो कितना हो जाएगा, V की वैल्यू 9 हो जाएगी। करंट की वैल्यू और बढ़े तो क्या होगा, V की वैल्यू हो जाएगी 8, ठीक है, और बढ़े तो क्या हो जाएगा 7 एम्पियर, 7 वोल्ट हो जाएगा। इट मीन्स यहां देख रहे हो जैसे जैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है यहां पर, ठीक है, यहां पर मुझे वोल्टेज डिक्रीज दिखाई दे रहा है, वैसे ही लीनियरली। तो कभी इन दोनों के बीच का हम एक फेजर बनाने की कोशिश करें, एक हम एक्स वाई एक्सिस के ऊपर इसका डायग्राम दिखाने की कोशिश करें तो कैसे दिखाई देगा। मैंने आपको बताया आउटपुट असल में कहा होता है हमारा वाई एक्सिस, बोले तो यहां पर मेरी वाई एक्सिस है, तो आउटपुट वी आउटपुट यहां बनाने की कोशिश करें हम लोग, और मेरा करंट क्या है, इनपुट के तौर पे है, जो कि क्या है मेरा इनपुट है। तो हम क्या मान के चले, आइडियली होना क्या चाहिए, ये होना चाहिए कि सर जितना ई दो उतना ही बी मिलना चाहिए, कोई भी करंट का नहीं मिलना चाहिए। मगर प्रैक्टिकली रूप से क्या हो रहा है कि जैसे जैसे करंट की वैल्यू कम होती जा रही है, वैसे वैसे वोल्टेज भी डिक्रीज हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू द इक्वेशन ऑफ ई माइनस आर इनपुट। इट इज मीन बाय प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, जहां पर कि हम बात कर रहे हैं कि सिस्टम में करंट की वैल्यू के चेंज होने से वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहते, कुछ ना कुछ चेंज होता है। ठीक है, यहां तक बात आपने समझ ली है कि मेरा वोल्टेज डिक्रीमेंट में जाएगा जैसे जैसे करंट की वैल्यू मेरी इंक्रीज होगी। सेम चीज हम आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में हम लोग बात करते हैं कि जो रेक्टिफाइड डीसी मेरे पास में है। अब आइडियली बहुत अच्छी चीज बोलता है कि हम मान के चले कि आइडियली कोई भी वोल्टेज सोर्स में रेक्टिफाइड डीसी जब मिलता है तो उसका कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता था। मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है कि मटेरियल कोई भी रेजिस्टेंस हमें नहीं ऑफर्ड होता है, तो हम मान के चलते हैं इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 0 है। आइडियल की बात कर रहे हैं, नो इंटरनल रेजिस्टेंस। आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब कि कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। आर की वैल्यू 0, इट मींस ये काम कर रहा है एज ए शॉर्ट सर्किट के रूप में। तो वापस के टर्मिनल की बात करें, ए और बी की, हम लोग यहां पर इसकी वैल्यू बी, इसकी वैल्यू ई। और इस पे बहुत अच्छी चीज समझिएगा कि इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, कोई ड्रॉप है ही नहीं ना, कोई ड्रॉप है ही नहीं। इट मींस दिस पर्टिकुलर आइडियल वोल्टेज सोर्स से दैट कि तुम्हारा करंट की वैल्यू तुम कितनी भी लो मुझे फर्क नहीं पड़ता, वोल्टेज शुड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। इट मींस आपका घरेलू घर है, उस घर इस तरह के 100 घर हैं, वहां पर इस तरह की वोल्टेज सोर्स जो बेसिकली पावर आपकी जनरेट करके दे सकता है इतनी, तो आप कितना भी वोल्टेज उससे ले लो, वोल्टेज जो आपको हर पर्टिकुलर पावर सॉकेट से मिलेगा वो हर समय कांस्टेंट रहेगा। मगर ये बात बता दे, फॉर ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर्पस इट इज बेसिकली वेरी वेरी नेसेसरी टू अस। क्यों अननेसेसरी है, तो हम बात करते हैं कि कभी आप लोग देखोगे अपनी ट्रिपल रेटिंग, ब्यूरो ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो रेटिंग देखोगे, तो बोलता है कि आपका 5 स्टार रेटिंग का ये स्टैंडर्ड कहता है कि वो जो मेरा मटेरियल जो कि 230 वोल्ट का स्टैंडर्ड हम लोग बात करते हैं, तो 120 तक भी जा सकता है उसका वोल्टेज ड्रॉप, और जो जनरेशन का वोल्टेज ड्रॉप है 250 तक भी जा सकता है। इट मींस इतना ज्यादा हम वेरिएशन पे हमारा काम करना चाहिए। मगर हम लोग ये बात आपसे लोगों से मैं कर रहा हूं कि हम इस तरह का जनरेशन हम कर रहे हैं, हम इस तरह का पावर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर कि आपके करंट कितना भी उससे कंज्यूम कर लो उसकी रेटिंग के अंदर, आपके वोल्टेज चेंज नहीं होगा, जो कि हमारे बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक है, मगर ऐसा होता नहीं है। ये बात करूंगा मैं आप लोगों से जब हम ट्रांसफार्मर करेंगे। तो आज मैं मुद्दे की बातें आपसे कर रहा हूं कि ये बहुत ही मेरा आइडियल राम महाराज जी की कोशिश हो रही है कि करंट के आने से वोल्टेज में चेंज नहीं होता, मगर ऐसा नहीं होता है। होता कैसा है, ये चीज होती है, करंट के बढ़ने से वोल्टेज घटता ही है, और इसको बैलेंस कैसे करेंगे हम इसको आगे हम देखेंगे। तो आइडियली क्या होता है कि आउटपुट वोल्टेज मेरा जो है वो करंट पे डिपेंड नहीं करता। आप करंट कितना भी लेते रहो, इसकी वैल्यू हर समय क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट। इट मींस वोल्टेज भी जो मेरा आउटपुट है वो हर समय
मेरे वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहां से एक और मुद्दे की बात, आगे जब मैं आपको थेवेनिन थ्योरम समझाऊंगा तो थेवेनिन थ्योरम में आपको एक टर्म लूंगा मैं आपसे कि लेट द वोल्टेज सोर्स शुड बी रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। में कहूंगा कि आपके जो वोल्टेज सोर्स है उनको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करो। तो ध्यान दीजिएगा, जब मैं आपको वोल्टेज सोर्स की बात करूंगा तो मैं ये आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करूंगा, और मैं आपको वहां पर रिप्लेसमेंट की बात करूंगा। अभी थोड़ा सा स्क्रिप्ट दे दूं मैं आपको, तो मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट सर्किट की बात करूंगा। तो आगे हम थेवेनिन थ्योरम की बात करेंगे, जहां पर हम बात करेंगे कि उसके सोर्स को हम उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से या फिर शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं। बस अभी ध्यान दीजिएगा, तब मैं आपको वापस रिमाइंड करूंगा इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में आपको। ठीक है, अगली बात करते हैं हम लोग करंट सोर्स के बारे में। ये भी दो भागों में बंटता है मेरा। सबसे पहला भाग होता है प्रैक्टिकल का, और दूसरा होता है मेरा आइडियल का। ठीक है, अब अंतर क्या होता है दोनों के बीच का, थोड़ा समझने की कोशिश करें इसके अंदर। मेरे प्रैक्टिकल बेसिकली करंट सोर्स कभी बनता ही नहीं है। वी डू नॉट जनरेट एनी करंट सोर्स, बट यस बाय यूजिंग सम स्विचिंग सर्किट। हम जब आगे बात करूंगा आपसे कि हमारे करंट सोर्स टाइप इन्वर्टर्स है, हमारा करंट सोर्स टाइप हम स्विचिंग सर्किट जैसे एससीआर मॉसफेट से हम लोग करंट सोर्स बना सकते हैं, मगर एज ए जनरेशन के तौर पे कभी भी करंट सोर्स को बना नहीं सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इट इज अ पेसिमिस्टिक सोर्स या ऑप्टिमिस्टिक सोर्स की बात कर सकते हैं, जो कि आइडियली कभी हमारा प्रैक्टिकली कभी बन नहीं सकता है, मगर इसकी हम लोग चर्चा जरूर करते हैं। इट मीन्स हमें बात करते हैं कि इसका जो आउटपुट है वो हर समय क्या रहेगा, करंट के फॉर्म में रहेगा। और कभी हम मान के चले कि जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ध्यान दीजिएगा, इन केस ऑफ करंट सोर्स इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सोर्स इसके पैरेलल में लगा होता है। और हम यह बात करते हैं कि कभी इसका टर्मिनल पॉइंट ए और बी है, और यहां पर मैंने एक लोड लगा दिया, रेजिस्टिव लोड, जहां पर कि इसका जो इनपुट होगा वो एज ए वोल्टेज के फॉर्म में होगा। इट मीन्स ये वोल्टेज कहां लगेगा, यहां पर भी लग जाएगा इनपुट वोल्टेज, और यहां पर जो करंट फ्लो होगा इंटरनल रेजिस्टेंस में, इट शुड बी आई इन, और जो कि क्या कहेगा, किस पे डिपेंड करेगा कि कितना वोल्टेज तुम यहां से चेंज हो रहा है। तो अब इसका मतलब क्या कि यहां से करंट गया, दो भागों में बटा, एक आई इन और स्मॉलर कैपिटल आई के। तब बोलोगे सर इससे क्या फायदा नुकसान, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है हमें। देखो समझने की बात है, इसको थोड़ा डायग्राम को ढंग से देखना स्टार्ट करो। यहां पर आपको दिखाई देगा कि प्रैक्टिकली आइडियली रूप से क्या होना चाहिए था, आइडियल रूप से होना यह चाहिए था कि आपका जो सोर्स है यहाँ पर, करंट सोर्स आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको, वो हर समय करंट की वैल्यू देते जा रहा है, करंट की वैल्यू देते जा रहा है यहाँ पर। अब मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर वोल्टेज सोर्सेस जैसे उल्टा काम है, वहां पर मैं करंट की वैल्यू को एज ए इनपुट दे रहा था और वोल्टेज चेंज हो रहा था। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर कि वोल्टेज की वैल्यू में दे रहा हूं, उससे करंट की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर हम बोलेंगे कि कभी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करोगे तो ये वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी, मतलब आर की वैल्यू को चेंज करने से इनपुट वोल्टेज चेंज होगा, और इस इनपुट वोल्टेज के चेंज करने से मेरी करंट की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो हम बोल रहे हैं जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, बाय ओम्स लॉ यहां पर मेरा वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी, और इस वोल्टेज की वैल्यू कहां लगेगी, यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस पे लगेगी। अब जैसे वोल्टेज चेंज होगा और कभी इंटरनल रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ करंट कहां पर ही फ्लो करना चालू करेगा, इस पर्टिकुलर इंटरनल रेजिस्टेंस में फ्लो करना चालू करेगा। लेट अस अज्यूम यहां से मैंने दिया 10 एम्पियर का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये 10 एम्पियर का रेजिस्टेंस सीधा यहां जाना चाहिए था, मगर ये बोल रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ मैंने रखी है, बड़ी या छोटी मेरी रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज बन रहा है। इस वोल्टेज के कारण यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो कि मेरी फ्लो हो रही है वो हो रहा है 0.5 ओम। इसका मतलब है कि मेरा जो आउटपुट करंट है वो सिर्फ जो मेरे पास में यहाँ पर जाएगा वो 0.95 एम्पियर का करंट ही आगे फ्लो हो पाएगा, मतलब 5 एम्पियर का करंट मुझे नहीं मिलेगा। और ध्यान दीजिएगा जैसे जैसे और वोल्टेज की वैल्यू मेरी बढ़ती इंक्रीमेंट होते जाएगा, यहाँ पर करंट की वैल्यू और डिक्रीज होती जाएगी। इसको पहले जैसे हम एग्जांपल के रूप में समझा सकते हैं, जहां पर कि मैं अब इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूं स्मॉल आई के लिए।
आई माइनस आई इन, जहां पर बोल सकते हैं आई माइनस वी इन माइनस आर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहां से आप लोग देखोगे कि जैसे जैसे यहाँ पर करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, स्मॉल आई की वैल्यू क्या हो जाती जाएगी, मेरी डिक्रीज होती जाएगी। और ध्यान देना एक और चीज, मेरा जो क्या है आर इन का मतलब बेसिकली क्या है, इट इज मीन बाय कंडक्टिविटी। इसका मतलब क्या है, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस केस के अंदर हम मान के चल रहे हैं, हम करंट के केस में कंडक्टिविटी की केस की हम बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो वी कैन से कि जो मेरा V इनपुट है, इससे जो स्मॉल I आउटपुट है जो मुझे मिलना है, उसके बीच का डायग्राम बनाया तो आइडियल रूप से तो ये होना चाहिए था कि कैपिटल I इक्वल टू स्मॉल आई होना चाहिए था, मगर ऐसा ना होते हुए करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ड्यू टू द इंक्रीमेंट ऑफ वोल्टेज। सेम चीज हम लोग यहाँ आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए बात कर सकते हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स में बात करते हैं कि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं बोलते, नो इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसका मतलब क्या है, यहां पर बोलते हैं आइडियल करंट सोर्स के केस में कि यहां पर मेरा करंट सोर्स की वैल्यू शॉर्ट सर्किट ना होते हुए ओपन हो जाता है रेजिस्टेंस। ओपन सर्किटेड का मतलब यह है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो इंटरनल है उसकी वैल्यू हम मान के चल रहे हैं कि इंफिनिटी है। ठीक है, और यहां बोलते हैं कि जितना करंट कैपिटल आई निकाले उतना स्मॉल आई जा रहा है। अब मेरा रजिस्ट्री लोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज है उस पर निर्भरता हमारी पूरी तौर पे खत्म हो चुकी है। It means we can say a diagram, direct diagram between I output and V input. It suggests that it always be a constant. और ध्यान दीजिएगा जब मैं आगे आपको बात करूंगा थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम की, तो मैं वापस बात करूंगा करंट सोर्स को रिप्लेस करके उसकी जगह ओपन सर्किट लगा दो। इट मींस उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर, जहां पर कि हम लोगों ने यहाँ पर आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करेंगे ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेस। डिपेंडेंट सोर्सेस होते क्या है, हम बात करेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम की, करंट डिवाइडर रूल की, वोल्टेज डिवाइडर रूल इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।